नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए YouTube चैनल चार्ट एंड वाक में। मैं हूं विकास मिश्रा और हमारे साथ में है मुबशिर सर। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से केंद्रीय विद्यालय में आई हुई एक नई वैकेंसी के बारे में चर्चा करेंगे और हम दोनों लोग मिलकर ये भी चर्चा करेंगे कि केंद्रीय विद्यालय संगठन का पुराना सिलेबस क्या था, नया सिलेबस क्या है और नए सिलेबस की तैयारी हम कैसे कर सकते हैं। दोनों लोग केंद्रीय विद्यालय में भी कार्यरत हैं, एक टीचर के रूप में काम कर रहे हैं। जो कुछ भी एक्सपीरियंस हम दोनों लोगों के पास में, उसके बेस पे हम इस सिलेबस के एक एक सेक्शन वाइज का एक कंप्लीट डिस्कशन करेंगे और कैसी तैयारी की जाए, कौन सी बुक लिस्ट फॉलो की जाए, उसके बारे में भी हम एक डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे चैनल चार्ट एंड वाक में। तो अब हम लोग ज़्यादा देरी ना करते हुए इस एग्ज़ाम के सिलेबस और पैटर्न पर चर्चा करेंगे। आप लोग जैसा जानते हैं कि ये एग्ज़ाम जो है ये 3 चरण में होगा। पहला होगा टीयर फर्स्ट और दूसरा होगा टीयर सेकेंड और तीसरा इंटरव्यू होगा डेमो टीचिंग का। हाँ, डेमो टीचिंग का। और आज जो हम चर्चा करेंगे वो मुख्य रूप से टीयर फर्स्ट पर करेंगे कि टीयर फर्स्ट का क्या पैटर्न रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा। तो आइए देखते हैं टीयर फर्स्ट का क्या सिलेबस है। सर, आप जानते हैं कि इसमें इस बार जो पिछला पैटर्न था उससे एकदम उलट हो गया है। तो जो पहला है जनरल रीजनिंग, ये 20 क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क्स से, और दूसरा न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसमें भी 20 क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स से। बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी, ये भी 20 क्वेश्चन और 60 मार्क्स के। आप सर इस बार देखिए सर, कंप्यूटर 20 अच्छा पोर्शन है। हाँ, 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वेटेज ज्यादा वेटेज है। इसकी मुख्य भूमिका रहेगी सिलेक्शन होने में ना होने में जी। और जनरल नॉलेज, ये भी 20 क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क्स के। और लैंग्वेज सर 2 आएंगी जैसा कि सीटेट में होता है। एक लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट है इंग्लिश का, और दूसरा लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट जो है वो किसी दूसरी भी इंडियन लैंग्वेज का है। आप इंडियन लैंग्वेज में जैसे जो हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं वो मुख्य रूप से हिंदी चुनेंगे, और जैसे गुजरात का गुजराती चुन सकता है। तो इस बार का आप देख रहे हैं जो सिलेबस है वो पिछली बार के प्रीवियस के सिलेबस से एकदम अलग है। और अब ये भी देखेंगे जो टीयर फर्स्ट का एग्जाम है सर वो सबके लिए सेम है। हाँ, जैसे आप पीआरटी में है या टीजीटी में है या टीजीटी में है, सबके लिए सेम है। तो सर अब हम एक एक करके इसके हर क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। सर आप बच्चों को ये बताएं कि ये जो जनरल रीजनिंग है, बच्चे इसकी तैयारी कहाँ से करें, इसके बारे में क्या रिसोर्सेज इस्तेमाल करें, क्या बुक लिस्ट रहेगी सर, इसके बारे में आप डिटेल ओवरव्यू दीजिए सर। जी, अभी देखिए टीयर 1 का सिलेबस जो कुछ भी है, लेकिन आप देखेंगे टीयर 2 के सिलेबस में टीयर 1 का सिलेबस है, तो इसका मतलब यह है कि आप टीयर 1 की तैयारी को एक डिटेल्ड प्रिपरेशन आपको करना पड़ेगा जी। क्योंकि देखिए अल्टीमेट लक्ष्य आपका है सिलेक्शन लेना जी। तो आप टीयर 1 के लिए एक ही सब्जेक्ट की अलग तैयारी, टीयर 2 के लिए एक ही सब्जेक्ट की अलग तैयारी, तो ये आपका टाइम खराब करेगा। हाँ बिल्कुल। तो जिस भी सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है, खासकर ऐसे सब्जेक्ट जो टीयर 1 टीयर 2 में कॉमन है, उनकी आपको एक डिटेल्ड प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो किसी भी सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हैं, वो सब्जेक्ट जो आपके टीयर 2 में कॉमन है उसकी तैयारी आपको डिटेल में करनी पड़ेगी। अगर रीजनिंग की मैं बात करूँ तो 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, मतलब 60 नंबर के पूछे जा रहे हैं 60 मार्क्स के। तो रीजनिंग की तैयारी चूँकि मैंने भी तैयारी की है, चाहे वो केबीएस के लिए हो या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी भी मैंने की है और कुछ को मैंने पास भी किया है। तो उसके आधार पे मैं ये कह सकता हूँ कि रीजनिंग के लिए जो बुक मैंने फॉलो किया था, एक किरण पब्लिकेशन की बुक आती है जो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, और उसमें बताया रहता है कि कौन सा क्वेश्चन पेपर रीजनिंग का पर्टिकुलर क्वेश्चन कौन से एग्जाम में पूछा गया, कब पूछा गया है, किस ईयर में पूछा गया, किस एग्जाम में पूछा गया है। तो वो बुक आपके लिए अच्छी हो सकती है किरण पब्लिकेशन की। अगर किसी टीचर की बात करूँ तो मैंने तैयारी के दौरान में पीयूष वासुदेव सर को फॉलो किया था रीजनिंग के लिए। आप तैयारी कर रहे होंगे तो आपको बेटर पता होगा उनके बारे में, आपने कभी कभी जरूर सुना होगा। और या फिर गुरुकुल के एक टीचर हैं, रीजनिंग गुरु के नाम से उनकी बुक आती है, विक्रमजीत सर हैं, वो रैंकर्स गुरुकुल चैनल का। तो मैं उनकी रीजनिंग के लिए भी वीडियोस देखा करता था, तो वो भी काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं मेरी नज़र में।
तो देखिए आपको क्या करना है कि एक बुक फॉलो कीजिए, एक टीचर फॉलो कीजिए। ऐसा नहीं है कि रीजनिंग के लिए अब मेरा वीडियो आप देखेंगे कहीं और जाके कुछ और देखेंगे, आप सबको हड़बड़ी में खरीद ले रहे हैं। मिक्सिंग नहीं करनी है। एक रिसोर्स फॉलो करना है, मल्टीपल रिवीजन करना है। टाइम भी काफी कम है। टाइम कम सुनने में आ रहा है कि जनवरी से फरवरी के बीच में हो सकता है। जो जब भी कराया जाए सबके लिए टाइम बराबर है, तो जितना उनको मिलेगा उतना आपको भी मिलेगा। लेकिन ये मैं जरूर कहूँगा, ऑथेंटिक सोर्स फॉलो कीजिए और सिंगल सोर्स फॉलो कीजिए। कंफ्यूज नहीं होना है। आपको एक किताब को पढ़ना है और उसके 4 से 5 बार आपको रिवीजन, ना कि 4-5 किताब आप पढ़िए एक ही बार पढ़ पाए। तो रीजनिंग के लिए यही है कि बुक के लिए मैंने जो तैयारी में यूज किया था किरण पब्लिकेशन, और ये टीचर आप अगर किसी को फॉलो करना चाहते हैं यूट्यूब पे बहुत फ्री में पूरा वीडियोज अवेलेबल हैं। चाहे वो पीयूष सर हो या विक्रमजीत सर हैं, जिनका ये रीजनिंग गुरु के नाम से बुक आती है। तो रीजनिंग के लिए सर मुझे लगता है कि ये रिसोर्सेज बेटर है। तो जैसा कि आपने देखा सर ने जनरल रीजनिंग के बारे में काफ़ी अच्छा हमें बताया, और अब हम आगे बढ़ते हैं मैथ सेक्शन की ओर, जिसे न्यूमेरिकल एबिलिटी के नाम से इसमें दिया गया है। इसमें भी 20 क्वेश्चन आएंगे और 60 मार्क्स के होंगे। तो आइए सर अब बच्चों को बताइए कि सर मैथ बच्चे से कहाँ से तैयार करें। देखिए मैथ के लिए, मैथ का जैसे कि रीजनिंग का सिलेबस है जी, और मैथ के भी सिलेबस को टीआरई 1 में जितने भी सिलेबस है उसको ये नहीं बताया गया है कि इस पार्टिकुलर सब्जेक्ट में कौन कौन से पार्टिकुलर टॉपिक है जिसको आपको पढ़ना है। तो आपको मैथ्स का भी एक कंप्लीट जो है प्रिपरेशन करना पड़ेगा। मैथ्स के लिए मैथ टोटल और टोटल प्रैक्टिस पे है। एक बार आपका सिलेबस खत्म हुआ सर, मैथ टीआरई 2 में भी पूछी जा रही है। हाँ, तो मैथ प्रैक्टिस पे है। तो मैथ की तैयारी जो मैंने किया था, कई ऐसे टीचर हैं मैथ्स के लिए जो फेमस है, जैसे गगन प्रताप सर हो गए जी, और आदित्य रंजन सर हैं जी। आदित्य रंजन सर को मैंने फॉलो किया था। तो ये दोनों टीचर्स में से किसी भी एक टीचर को आप फॉलो कर लीजिए। मुझे लगता है कि यूट्यूब पे भी वीडियोस बहुत अवेलेबल हैं, फ्री लेक्चर्स अवेलेबल हैं, पूरा प्लेलिस्ट बनी हुई है। मैंने पढ़ा हुआ है उनसे। तो आप दोनों में से किसी एक टीचर को फॉलो कर दीजिए और आप देख लीजिए कि सिलेबस में मैथ्स का सिलेबस बहुत ब्रॉड है, ये नहीं बताया कि आपको क्या पढ़ना है। तो आप उसमें अलजेब्रिक सेक्शन को और ट्राइगोनोमेट्री वाले सेक्शन को वो छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, उनको छोड़ सकते हैं, या ऊपर कुछ चीजें देख सकते हैं, बेसिक चीजें। हाँ, अगर आपके पास टाइम हो तो आप देख सकते हैं, लेकिन दोनों में से किसी एक टीचर को आप फॉलो कर सकते हैं। और सर मैथ में भी प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। जैसा कि रीजनिंग में मैंने आपको बताया था ना कि एक चैप्टर आपका फिनिश होता है, आप उस चैप्टर के 10 क्वेश्चन ही लगाइए, लेकिन लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए। तो ऐसे ही मैथ्स का भी है कि आपने थ्योरी पढ़ लिया, 60 ट्रिक आपने पढ़ लिया, लेकिन बिना प्रैक्टिस के आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, या फिर आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ज्यादा टाइम लगेगा। तो जो भी चैप्टर आपका फिनिश हो, उस चैप्टर की आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए। जब भी आपके पास में टाइम हो तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसको। सर, इस पे मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूँगा जी सर। जैसे कि सर मेरा तो एमएससी है मैथ से, तो मुझे मैथ में इतना कोई दिक्कत नहीं हुई थी जब मैंने एग्जाम दिया था जी। लेकिन सर जैसे कुछ चीजें होती हैं इंसान के दिमाग में नहीं रहती हैं, तो मैं क्या करता था सर कि टॉपिक उठाता था और यूट्यूब पर सर्च मारता था, फिर मुझे जो वीडियो अच्छा लगता था मैं वो देख लेता था। तो इस तरह से मैं थोड़ा बहुत ऐसे टॉपिक वाइज तैयार करता था। तो ये भी बच्चे कर सकते हैं जिनकी मैथ अच्छी है, वो ये कर सकते हैं कि टॉपिक को उठाएं और यूट्यूब पर सर्च मारें। हाँ, और ऐसे आप बेसिक चीजें देख सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक देख सकते हैं, काफी लोगों ने बताया हुआ है। हाँ, जैसे साहिल सर हो गए हैं, या आदित्य रंजन सर ही हैं, गगन प्रताप सर ही हैं। तो सर अब आगे जो इसमें है बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी, सर इसके बारे में आप बताइए, बच्चे ये कहाँ से पढ़ें? ये मतलब काफी कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट है कि बच्चे को तो कहाँ पता ही नहीं कहाँ से क्या पढ़ें। इसके बारे में मतलब लोग बहुत परेशान हैं। हाँ, तो कंप्यूटर के लिए देखिए कि कंप्यूटर का जो सिलेबस है इसमें अब फिर भी इस बार भी कंप्यूटर में भी नहीं बताया गया है, लेकिन कंप्यूटर का सिलेबस आप देखेंगे कि लिमिटेड सिलेबस है और इस बार 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हाँ, मतलब तो कंप्यूटर का वेटेज एक अच्छा है। अगर वेटेज अच्छा है तो आपको अपनी तैयारी का वेटेज भी अच्छा रखना पड़ेगा। आपको इसकी भी तैयारी आपको अच्छी खासी करनी पड़ेगी। आप किसी भी सेक्शन को आप स्किप नहीं कर सकते हैं। देखिए टीआरई 1 में मान लीजिए 10 गुना ही अगर कैंडिडेट बुलाए जाते हैं
तो आप मत समझिए कि वो क्वालिफाइंग है, क्योंकि 10 गुना ही बुलाए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका एक कट ऑफ है। तो आपको किसी भी सेक्शन में बिल्कुल भी जो है ये नहीं सोचना है कि इसको हम अवॉइड कर सकते हैं। कंप्यूटर भी एक हाई स्कोरिंग कहीं ना कहीं है। तो कंप्यूटर की तैयारी के लिए आप देख सकते हैं, कंप्यूटर की तैयारी के लिए यूट्यूब पे कई रिसोर्सेस अवेलेबल है, लेकिन मैं जो तैयारी किया था रोजगार विद अंकित की एक कंप्यूटर के लिए डेडिकेटेड बुक आती है सर। अच्छा हाँ, रोजगार विद अंकित की, तो वहाँ से उन बुक से आप जो है कंप्यूटर की तैयारी कर सकते हैं। और अगेन किरण प्रकाशन की कंप्यूटर की एक प्रीवियस ईयर की आते हैं क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर जैसे रीजनिंग का आता है कि पूरे प्रीवियस ईयर के कंप्यूटर के क्वेश्चन दिए रहते हैं। तो किरण पब्लिकेशन में मान लीजिए आपने बुक से, जो कि रोजगार विद अंकित जी चैनल वाले निकालते हैं, अच्छी बुक है, पिक्चर के साथ में उन्होंने ऐड किया हुआ है, तो मुझे वो अच्छी लगती है बुक। तो मान लीजिए बुक आपने पढ़ लिया, कोई भी चैप्टर आपका फिनिश हुआ, उस चैप्टर से रिलेटेड आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो किरण पब्लिकेशन की बुक आप ले सकते हैं, प्रेफर कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। और अगेन प्रैक्टिस इम्पॉर्टेंट है। कोई भी आप चैप्टर या कोई भी बुक, आप कोई भी सेक्शन आप कवर करते हैं उसकी आप प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। और वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि किसी भी टॉपिक का इजी वे में आपको प्रैक्टिस करना है तो कौन सा सबसे बेस्ट मेथड होता है। तो जैसा कि हमने देखा, सर ने अभी बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी के बारे में हमें बताया कि हमें उसे कैसे पढ़ना है, कहाँ से तैयार करना है। और इसी में अब आगे हम जो सेक्शन है जनरल नॉलेज का, जनरल नॉलेज भी 20 नंबर का पूछा जा रहा है। तो सर आप इसके बारे में बच्चों को बताएं कि जनरल नॉलेज बच्चे कहाँ से तैयार करें। जनरल नॉलेज एक ऐसा सेक्शन है जिसमें मैक्सिमम तैयारी करने वाले जहाँ भी जीके जीएस का नाम आता है तो थोड़ा सा वो घबरा जाते हैं, खासकर टीचिंग सेक्टर से जुड़े हुए लोग। किसी कोई लिमिट नहीं है क्योंकि ये सिलेबस इतना ब्रॉड है और कितनी डेप्थ में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इवन सारे सिलेबस खत्म करने के बाद भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि हम कर लेंगे जीके जीएस के क्वेश्चन, और ये रियलिटी है। लेकिन अब आपको पता है कि टीचिंग डिपार्टमेंट के लिए ये एक रिक्रूटमेंट है, तो इतना डीप नहीं जाएंगे जीके जीएस के लिए, लेकिन फिर भी आपकी तैयारी को एक बेहतर बनाना पड़ेगा। आप एक ऐसा रिसोर्स फॉलो कीजिए जो बहुत ज़्यादा ब्रॉड ना हो, लिमिटेड सोर्स। हाँ, अब ये होता है कि आप किसी से इंडिविजुअली पूछेंगे कि हिस्ट्री के लिए कोई बुक बता दीजिए, तो बुक तो बहुत आती है। तो अगर कोई यूपीएससी की तैयारी करने वाला है तो आपको बता देगा स्पेक्ट्रम ले लो। जियोग्राफी के लिए आपको कुछ महेश कुमार बरनवाल की किताब बता देगा, कोई माजिद हुसैन बता देगा। पॉलिटी के लिए अगर आप अलग पूछने जाएंगे तो कोई आपको बता देगा कि आप एम लक्ष्मणनाथ ले लीजिए, कोई डी के वासु बता देगा। हाँ, तो ये सिलेबस ही आपको खत्म करने में लगभग 1 से 1.5 साल तो लग जाएंगे। लेकिन एग्जाम तो भी होना है 2 महीने के बाद। तो इसकी तैयारी आपको एक प्रॉपर जो है स्ट्रेटजी के साथ में करना पड़ेगा। तो जीके जीएस के लिए मैं समझता हूँ कि एक बार आप बेसिक चीजें जो हैं आप उसको फिनिश कर दीजिए, फिर मैक्सिमम क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कीजिए, खासकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, क्योंकि हर एक एग्जामिनेशन का खासकर ये पैटर्न है कि जिस डिपार्टमेंट का आप एग्जाम दे रहे हैं उस डिपार्टमेंट का प्रीवियस ईयर तो आप जरूर पढ़िए एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। लेकिन उसके साथ में आप अगर अदर डिपार्टमेंट के भी एग्जामिनेशंस के प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे हैं, जैसे बैंकिंग, एसएसबी, DSSB के जीके जीएस अगर आप फॉलो कर रहे हैं, उनके प्रीवियस ईयर आप देख रहे हैं, वनडे एग्जाम के भी। हाँ जी सर, बिल्कुल। तो ये आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। जीएस के लिए मैं आपको बोलूँगा कि आप एक ऐसी बुक ले लीजिए जो एक कंपाइल्ड रिसोर्स प्रोवाइड करे आपको, कि पूरी एनसीईआरटी का एक निचोड़ जैसा उसमें रहे। हाँ, कॉम्पैक्ट हो और आपको बोरिंग भी ना लगे पढ़ने में, तो कम समय में कवर भी हो जाए। तो इसके लिए मैं एक ही किताब आपको बताऊंगा इस एग्जामिनेशन पैटर्न के कारण, जितना मेरा एक्सपीरियंस है। अगर आपको कुछ और पसंद है, आपको लगता है कि वहां से, तो आप उसको बेशक फॉलो कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है ना कि अभी सर नवीन शर्मा एक टीचर हैं जीएस के लिए, मैंने उनसे पढ़ा है, काफी बढ़िया पढ़ा करते हैं। तो रोजगार विद अंकित वालों की तरफ से और नवीन शर्मा सर की तरफ से एक किताब है सर, जीएस सुधा के नाम से। जीएस सुधा, और
जीएस सुधा में क्या है ना, इस किताब की खासियत है कि जैसे हिस्ट्री का सेक्शन हो गया जी तो बिल्कुल टू द पॉइंट बुलेट पॉइंट में और पिक्चर के साथ में। कहीं कहीं पे अगर किसी हिस्ट्री की मान लीजिए कि कोई बैक स्टोरी है ना, जी तो उस बैक स्टोरी से रिलेटेड पिक्चर भी दिया गया है। अच्छा तो पिक्चर जाहिर सी बात है होती है, तो तैयारी करना थोड़ा सा, वो किताब बोरिंग, हाँ वो किताब बोरिंग नहीं होती। और पिक्चर सर अगर दिमाग में छपती है तो सर वो फैक्ट याद भी हो जाता है। फैक्ट याद भी हो जाता है, बिल्कुल सर। तो जीएस सुधा किताब का नाम है, आप ऑनलाइन या किसी ऑफलाइन मार्केट से परचेज कर सकते हैं। और जीएस सुधा के लिए ही प्रैक्टिस के लिए एक जीएस निधि बुक आई है जी। हाँ, उसी प्रकाशन उसी टीचर के माध्यम से जीएस सुधा, जीएस निधि, कोई भी किताब आपको प्रैक्टिस के लिए निधि और थ्योरी के लिए आपको सुधा। तो मैं आपको पहले बोलूंगा कि आप जीएस सुधा लीजिए, पहले थ्योरीज पढ़िए, क्योंकि बिना थ्योरीज की प्रैक्टिस करने बैठेंगे तो आपको लगेगा कि मेरी तो कुछ तैयारी ही नहीं है। तो पहले आप ये तो है, पहले आप थ्योरी पढ़ लीजिए। थ्योरी जैसे ही आपकी कंप्लीट हो जाती है, ऐसा भी आप कर सकते हैं, हिस्ट्री आपने कवर कर लिया और हिस्ट्री की फिर आप जीएस निधि से आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। सर मैं इसमें कुछ थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूँगा, अगर आप जी सर। जी सर। सर जैसे मैंने जब तैयार किया था जीएस, तो मुझे भी कोई अंदाजा नहीं था कि जीएस कैसे पढ़ी जाए, कैसे क्या किया जाए, कुछ अंदाजा नहीं था कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कुछ पता ही नहीं था। तो मैंने ये किया था कि जितने भी वनडे एग्जाम हैं, रेलवे के हैं, एसएससी के हैं या और अदर एग्जाम हो सकते हैं, तो मैंने सबके क्वेश्चन जितने भी जीएस के प्रीवियस ईयर में पूछे गए सबको एक जगह पर नोट कर लिया और उनको नोट करने के बाद फिर उनकी प्रैक्टिस की और उसके इर्द गिर्द और से कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं उसे भी पढ़ा थोड़ा सा, क्योंकि समय बहुत कम था। तो मैंने वो पढ़ा, मुझे उसने मतलब उस चीज़ ने मुझे बहुत हेल्प करी। जी सर। तो आप ये भी कर सकते हैं, लेकिन आप अगर जो सर बता रहे हैं वो सर का तरीका बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप उसमें आपसे कुछ छूटेगा नहीं। क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करने बैठते हैं तो प्रैक्टिस के लिए आपके पास कुछ रिसोर्सेस आपके दिमाग में होने चाहिए ना, कि हमने ये चीज पढ़ा है तो ये प्रैक्टिस करूंगा। और बिना थ्योरी पढ़े जब आप प्रैक्टिस करने तो कहीं ना कहीं आप डीमोटिवेटेड फील करेंगे सर, क्योंकि आप हो सकता है 20 क्वेश्चन सॉल्व करें, 20 क्वेश्चन में आपको 7 ही आए, और दूसरी बात है कि 13 का आप एनालिसिस देखेंगे कि आंसर क्या है, पर जब आपके 20 में 7 ही सही हुए ना, आप डीमोटिवेट हो जाओगे। हाँ ये तो सही। तो देखिए जीएस का भी जो पोर्शन है वो काफी ब्रॉड है, 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 60 नंबर के। तो जीएस की भी आपको तैयारी आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। इन बुक्स के साथ में मुझे लगता है आपकी एक बेहतर तैयारी हो जाएगी। और इस बुक की एक खासियत सर ये भी है, कंप्यूटर का सेक्शन इसमें दिया हुआ है। अच्छा, कंप्यूटर भी इसमें जी, कंप्यूटर का सेक्शन दिया हुआ है और एक अच्छा सेक्शन है कंप्यूटर का। आप कंप्यूटर वहां से भी देख सकते हैं। उन बुक्स को तो देखिएगा आप, इस बुक में एक आपको कंप्यूटर फास्ट मोड में रिवीजन के लिए बुलेट पॉइंट एक बेहतर बुक हो सकती है। तो मैं यही कहूँगा कि जीएस की भी तैयारी आप अच्छे से कीजिए, और जीएस जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद में आप इन दोनों बुक्स को फॉलो करते हुए प्रैक्टिस करते हुए आप अपनी तैयारी एक कंप्लीट तैयारी कीजिए। और सर अब आगे बात करेंगे हम लैंग्वेज सेक्शन की। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट के नाम से ही पूछा जा रहा है, और जो पहली लैंग्वेज वो इंग्लिश का है। इंग्लिश जो है इसमें 10 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश में, और एक क्वेश्चन 3 मार्क का होगा सर। तो सर बच्चों को इंग्लिश के बारे में बताएं कि आप ये बच्चे इंग्लिश की तैयारी कहाँ से करें। देखिए इंग्लिश के 10 क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं, तो आप सब्जेक्ट के वेटेज के हिसाब से अपनी तैयारी का वेटेज रखिए। मान लीजिए कोई सब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर एग्जाम में पूछा जा रहा है, पर 2 से 3 क्वेश्चन ही आने हैं, तो आप उसकी एक सतही नॉलेज लेके जाएंगे कि आपके 2 से 3 क्वेश्चन हो जाए, और उस तैयारी के लिए आपका टाइम भी खराब हो। लैंग्वेज इंग्लिश का 10 क्वेश्चन भले पूछे जा रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये 10 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। तो इंग्लिश के लिए तैयारी के लिए आप कोई भी बेसिक बुक, जैसे मैं समझता हूँ कि नीतू मैम की बुक आती है सर, जी आप लिंटू पैरामाउंट के नाम से, वो एक अच्छी बुक है। और उस बुक में खासकर पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन से लेते हुए इंटरजेक्शन तक, उसमें वो कैब वगैरह भी वो कैब वगैरह दी गई है। और उसके बाद में पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो इन बेसिक चीजों की आप तैयारी कर सकते हैं उस बुक से। और उसके साथ में आप वोकैब्स पे जरूर ध्यान दीजिएगा। एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स हो गए, ये भी उस बुक में अच्छा खासा दिया गया है। और इंग्लिश का एक इम्पोर्टेंट रोल है,
केंद्रीय विद्यालय जैसे संगठन में? सर हम इस पर थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूँगा। जैसे कि इंग्लिश से 10 नंबर की 10 क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं, तो लोग ये सोच रहे हैं काफी कम क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अभी लोगों के अंदर कंफ्यूजन भी है कि कितना पढ़ें कितना छोड़ें। तो सर लोग ये कर सकते हैं जैसे कि केवीएस की ही एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन है उनको देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है जी। और केवीएस जैसे संस्था में आप इंग्लिश से बच नहीं सकते। आप ये सोचेंगे कि इंग्लिश से भाग जाएंगे, लेकिन इंग्लिश आपका पीछे नहीं छोड़ेगी। कई ऐसे लोग हैं जो आपको बता सकते हैं कि इंग्लिश आपको आए या ना आए फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फर्क तो पड़ता है, फर्क पड़ता है, खासकर ऐसे संस्थान में जहाँ पे पूरी की पढ़ाई लिखाई ही इंग्लिश मीडियम में है। सीबीएसई बोर्ड से मैक्सिमम टीचर कई बाहरी क्षेत्रों से आते हैं जो इंग्लिश में काफी अच्छे होते हैं। आप उनको उनके बीच में बैठना है। कई ऐसे बच्चे होते हैं छोटे छोटे बच्चे जिनको हिंदी नहीं आ रही है, और इंग्लिश बहुत फ्लुएंट है बोलने में, उन बच्चों को आपको पढ़ाना है। तो मुझे लगता है कि आप इंग्लिश पे एक और केवीएस में तो कहीं भी भेज देते हैं पूरे इंडिया में। केवीएस में आपको कहीं भी जाना है, मान लीजिए तमिलनाडु चले गए तो हिंदी कैसे बोलेंगे, वहाँ भी तो आपको पढ़ाना तो पड़ेगा ही जी। तो इंग्लिश तो सर इम्पोर्टेंट है। हाँ, जैसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं सर जी, तो आप तैयारी के दौरान ही ना वो जो माइंड सेट होता है, आपको टीचर बनना है, कहाँ पे बनना है, कैसे कैसे आपके काम करने हैं वहाँ पे जी, क्या वर्क प्रोफाइल है, वो माइंड सेट आपके दिमाग में पहले ही आ जानी चाहिए। हाँ, मैं समझता हूँ कि ये बहुत जरूरी है। आपको किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी करना है, चाहे वो बैंकिंग, एज ए बैंकर आप सोचिए जी, आपको यूपीएससी में जाना है तो आप एज ए सिविल सर्वेंट सोचिए जी, आपको टीचर बनना है तो आप एज ए टीचर सोचिए, और आपको केबी में टीचर बनना है हाँ, तो आप एज ए केबी टीचर सोचना शुरू कर दीजिए तैयारी के दौरान ही। मुझे लगता है कि ये आपको मोटिवेटेड रखेगा और सही डायरेक्शन में जाने के लिए आपको प्रेरित भी करेगा। सही है। हाँ, इंग्लिश के लिए यही चीजें हैं कि आप नीतू मैम का बुक फॉलो कीजिए जी, और बेसिक्स आप पे अपने ध्यान दीजिए। जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं मैंने आप सेक्शन डिस्कस ही कर दिया। उसके बाद में आप केबी के प्रीवियस ईयर आपके लिए एक बहुत बढ़िया रिसोर्स है। उससे अंदाजा लग जाएगा कि क्वेश्चन किस लेवल के और किस तरह के पूछे जा रहे हैं, खास टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। खासकर जो हम लोगों ने एग्जाम दिया था सर, कई शिफ्ट में हुए थे हाँ, तो जितने भी शिफ्ट के पेपर हुए हैं और टीआरई 1 में उन सब्जेक्ट से जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका एक डिटेल एनालिसिस आपके पास में होना चाहिए। वो प्रीवियस सर आपके लिए लॉटरी जैसे हैं। और सर इस बार एग्जाम तो ऑनलाइन भी नहीं होना है, इस बार ओएमआर पर होना है एग्जाम। तो आप इंग्लिश की अच्छे से प्रैक्टिस करिए, और आपको पता है ओएमआर भरने में टाइम भी लगता है जी। तो अब इसी कड़ी में हम आगे बात करते हैं जो लैंग्वेज का दूसरा टेस्ट है। इसमें आप किसी भी इंडियन लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं। तो सर हम लोग हिंदी भाषियों के लिए बात कर रहे हैं खास तौर से, तो हिंदी के लिए बच्चे ज्यादातर हिंदी चुनेंगे, तो हिंदी के लिए बच्चे कहाँ से तैयारी करें सर? हाँ, हिंदी आप देखिए 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। मुझे लगता है कि 10 क्वेश्चन में आपकी तैयारी का अप्रोच ऐसा होना चाहिए कि मेरे 10 के 10 क्वेश्चन सही हो जाए, क्योंकि यहाँ पे आप मिस करेंगे तो कोई और बाजी मार लेगा। हिंदी बहुत स्कोरिंग हाँ, हिंदी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। हालांकि सिलेबस है, आपको तैयारी करनी पड़ेगी। आप इस पार्टिकुलर टीआरई 1 के लिए अगर मैं बात करूं तो आप हिंदी साहित्य का सेक्शन आप चाहें तो अगर आपके पास टाइम हो तो ही आप पढ़िए। आप पहले हिंदी व्याकरण वाले सेक्शन को। हिंदी का सर काफी पार्ट सर टीयर 2 में भी पूछा गया। टीयर 2 में पूछा गया है हाँ। हिंदी का एक बहुत अच्छा सिलेबस टीयर 2 में है, और उस सिलेबस से भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि कौन कौन से सेक्शन है जहाँ से हिंदी में टीआरई 1 में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए, अगर हिंदी की तैयारी टीआरई 1 में आप अपनी जबरदस्त रखते हैं तो टीआरई 2 के लिए आपके लिए जो काम है आपका तैयारी का वो बहुत ही आसान होने वाला है। तो हिंदी की तैयारी के लिए मैं समझता हूँ कि लूसेंट की बुक आती है सर, हिंदी की जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी के नाम से। लूसेंट मतलब रामबाण बुक है। रामबाण बुक है। और लूसेंट के साथ ही जो भी हमारे साथी तैयारी कर रहे होंगे उनको पता है किताब आती है सर आदित्य प्रकाशन की हिंदी, हाँ हिंदी की वाइट कलर की बुक आती है। जबरदस्त बुक है, मतलब कि अगर आप प्रैक्टिस कर लिए तो 10 क्वेश्चन में मुझे लगता है कि 9-10 क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। एक बहुत ही डिटेल्ड बुक है वो। जैसे थियरी पोर्शन आपने हिंदी का पढ़ लिया लूसेंट से, अभी आपको प्रैक्टिस करना है। एक बार जैसे ही आपकी थियरी कंप्लीट होती है, आपका रिवीजन 1 से 2 बार हो गया,
आप आदित्य प्रकाशन की बुक पे आ जाइए हिंदी के लिए, बहुत ही जबरदस्त बुक है। आप जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हाँ जैसे जितने भी बुक की बात की गई है सर, जी आप उनका अपडेटेड वर्जन लीजिएगा, खासकर प्रीवियस ईयर से रिलेटेड अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्योंकि एक ट्रेंड चलता है ना, जैसे कोई नया क्वेश्चन पूछा जाता है जी तो अभी इस एग्जाम में पूछा गया है तो नेक्स्ट एग्जाम में भी संभावना कोई और आयोग उस एग्जाम को करा रहा है, ये क्वेश्चन यूनिक है, पहले में पूछा गया, तो अगला एग्जामिनेशन वाला भी, डिपार्टमेंट वाला भी उस क्वेश्चन को पिक करता है। और सर ऐसा भी हो सकता है कि उस क्वेश्चन के इर्द गिर्द भी हाँ मतलब अदर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जी, हो सकता है कि उसी क्वेश्चन के एनालिसिस से, डिटेल एनालिसिस से या चारों ऑप्शन से एक नया क्वेश्चन बन के, तो आप जो भी किताब लीजिए बिल्कुल अपडेटेड किताब लीजिए। अभी आप शायद किताब लेने वाले होंगे या ले चुके होंगे, आप देख लीजिए आपकी किताब अपडेटेड है या नहीं है, उससे आपको बहुत फायदा मिलता है। और खासकर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, क्योंकि नए नए क्वेश्चंस हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में लगभग पूछे जाते हैं सर, कुछ न कुछ क्वेश्चन नए आ ही जाते हैं, तो उन क्वेश्चन से भी आपको अवेयर रहना है। तो आदित्य प्रकाशन और लूसेंट की हिंदी, ये दोनों बेहतरीन किताब है। अगर आप किसी टीचर को, सर टीचर की बात करें, अगर आप किसी टीचर को फॉलो करना चाहते हैं तो यूट्यूब पे सर एक टीचर हैं विजय विक्रम सर, हिंदी के लिए मैंने उनसे पढ़ा हुआ है। एक जिनको बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल की तैयारी करनी है, उनके पास टाइम है, तो आदित्य विजय विक्रम सर बहुत ही बेहतरीन टीचर हैं हिंदी के, और एक आपकी अच्छी तैयारी हो सकती है। तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि हिंदी की बुक के लिए लूसेंट, आदित्य प्रकाशन, अगर किसी टीचर की गाइडेंस की जरूरत अगर आपको है तो आप विजय विक्रम सर को फॉलो कर सकते हैं। चंद्रा इंस्टीट्यूट में पहले ये पढ़ाते थे जब मैं तैयारी करता था। तो हाँ, तो जैसा कि आपने देखा सर ने हमें काफी कुछ बताया, कौन सी बुक फॉलो करें, क्या स्टडी रखनी चाहिए। और मैं थोड़ा सा सर ऐड ऑन करना चाहूंगा। अगर आप सर देखेंगे केवीएस का पिछली बार जो एग्जाम हुआ था, उसमें जो उसका जेएसए का सिलेबस था, उसका अगर आप सिलेबस देखेंगे तो टियर फर्स्ट जो है, अभी जो 2025 नवंबर में एडवर्टाइजमेंट निकला है केंद्रीय विद्यालय का, इसका टियर फर्स्ट का सिलेबस और जेएसए का सिलेबस एकदम मैच करता है। और आप वहां से भी कुछ आइडिया ले सकते हैं कि जेएसए के पेपर आप डाउनलोड करें, प्रीवियस ईयर के देखें आप कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको वहां से भी कुछ आइडिया लगेगा कि जो आने वाला एग्जाम है उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हम अपने चैनल पे भी डाल सकते हैं। हाँ, हम लोग अपने चैनल में लिंक देंगे आपको, पेपर का भी लिंक दे देंगे, और जो जेएसए का सिलेबस है उसे भी शेयर कर देंगे आपसे। तो सर अब आप कुछ कहना चाहेंगे सर? जी, तो पूरे वीडियो का, पूरे सिलेबस का जो कंक्लूजन है यही है कि देखिए, कंपटीशन एक अच्छे लेवल की है। आजकल कोई छोटा से छोटा एग्जामिनेशन हो, ग्रुप डी की ही मैं क्यों ना बात करूं, जी, कंपटीशन बहुत अच्छे लेवल की है। और केंद्रीय विद्यालय जैसे संगठन जो कि इसकी तैयारी को आप कैजुअली ले सकते हैं। एक आपको तैयारी सीरियस वे में और डिटेल्ड स्टडी के साथ में, देखिए कोई भी शॉर्टकट शॉर्ट ट्रिक नहीं है, आपको एक मेहनत तो मेहनत करनी पड़ेगी। एक रास्ता है, उस रास्ते पे आपको चल के जाना है, तो किसी भी सेक्शन को आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। आपको ये लग सकता है कि इसमें ये तो क्वालिफाइंग नेचर का, इसका नंबर नहीं, इस बार तो नेगेटिव मार्किंग भी है, नेगेटिव मार्किंग भी है। हाँ। तो उसका भी इम्पैक्ट, अगर आपकी तैयारी जो है डीप नहीं है तो नेगेटिव मार्किंग से बचने का सर कोई तरीका बताइए बच्चों को। हाँ, नेगेटिव मार्किंग से बचने का देखिए सबसे जो बढ़िया मेथड होता है वो होता है एलिमिनेशन मेथड। हाँ, जैसे होता क्या है कि कोई, अगर आपकी तैयारी डीप है सर, तो आपकी तैयारी डीप है तो आप ऑप्शन एलिमिनेट कर देते हो। मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछा, उसमें 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में आपको पता चल गया 2 ऑप्शन नहीं है, आपको पेपर मिलता है सर, पेपर में ही आप क्रॉस कर दीजिए, ये ऑप्शन तो नहीं हो सकते हैं। अगर आप श्योर हैं तो आपके पास में 2 ऑप्शन बचे, 2 ऑप्शन में मान लीजिए आपको आंसर नहीं पता है, दोनों में आप कंफ्यूज हैं, तो आपको लगे कि पहली बार आपके दिमाग में कौन सा ऑप्शन हिट किया था, आप उसको हिट कीजिए, आप उसको लगाइए और आगे बढ़ जाइए। क्योंकि अभी जो आपके पास में 25% का चांस था, अभी आपके पास में 50% का चांस आ गया ऑप्शन एलिमिनेट करने का। और जब भी आप एलिमिनेट करिए, अगर ऑफलाइन पेपर है तो मैं तो यही कहूंगा कि जब आपको पता चल जाए कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, उस ऑप्शन को आप तुरंत क्रॉस कर दीजिए। क्योंकि आप जब दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, तो फिर आपको सभी ऑप्शन सही लगने लगते हैं। अच्छा, हाँ, तो जैसे ही आपको लगे कि ऑप्शन नहीं हो सकता है
इसका आंसर, तो आप उसको क्रॉस कर दीजिए। तो जैसे ही आप एक ऑप्शन भी क्रॉस किए तो अभी देखिए 75%, 25% एलिमिनेट हो गया। 2 ऑप्शन आपने किए तो 50% एलिमिनेट हो गया। अभी 50-50 का चांस आपके पास में हो गया। और निगेटिव मार्किंग में कुछ अच्छाई भी है तो कुछ बुराई भी है, क्योंकि आप कभी कभी इमोशनल हो जाते हैं, भावनात्मक रूप से आप पेपर को अटेम्प्ट करते हैं। आपको ऐसा लगने लगता है कि यार मैं अटेम्प्ट करूंगा तो सही होगा, मेरी किस्मत बहुत बढ़िया है। आप अपने इष्ट देव को जो है याद करके कभी कभी आप ऑप्शन मारते हैं, भाई साहब गलत हो जाता है। मैंने कई एग्जामिनेशन दिए हैं और हो सकता है किसी का सही हो जाता हो, लेकिन ऐसे आपका सही हो जाता है जब आपका मेन एग्जामिनेशन आएगा आपका नहीं सही होता है। और सर सबसे बड़ी अच्छाई ये है कि जो मेहनती बच्चे हैं उनके लिए नेगेटिव मार्किंग तो ठीक है, और जो मेहनत करके नहीं जा रहे हैं, सुबह उठे चल दिए जी, तो नेगेटिव मार्किंग उनके लिए मतलब वो उनको एलिमिनेट करने का काम करती है जी। तो ये मेहनती लोगों के लिए इसमें कोई डरने की बात नहीं है। नेगेटिव मार्किंग के फायदे भी हैं। अगर आपकी तैयारी डीप है, आप ऑप्शन एलिमिनेट करना जानते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लेंगे। लेकिन हाँ, ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा है जिसका न तो स्टार्टिंग न तो एंड आपको पता है, तो मेरी सलाह यही है कि आप रिस्क ना लीजिए, तो नेगेटिव मार्किंग से इस तरीके से आप बच सकते हैं। और ओवरऑल इस वीडियो का मेन मकसद यही, बिजी शेड्यूल होता है, हम लोग भी सर्विस में हैं जी, तो जो कुछ भी हम लोगों के एक्सपीरियंसेस है सर जी, जो कुछ भी हमने केंद्रीय विद्यालय की तैयारी के दौरान, दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी के दौरान भी जो कुछ भी सीखा है, तो जो कुछ भी मेरे एक्सपीरियंसेस हैं हम दोनों लोगों के, वो आप तक पहुंचे। अगर उससे कुछ आपको हेल्प मिलती है तो हम दोनों लोगों के लिए अच्छा होगा। और आपके कमेंट जिस तरीके से, अगर कोई डाउट है सिलेबस से रिलेटेड, तैयारी से रिलेटेड, आप उसको कीजिएगा और हम कोशिश करेंगे उस पे एक नया वीडियो फिर से बनाने की और कुछ चीज़ें सर। और तो आप सभी एस्पिरेंट को हमारी ओर से बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, और हम लोग तो पूर्व से ही आप लोगों के इंतजार में बैठे हैं, आपका स्वागत कर रहे हैं कि आप आएँ और यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय संगठन में सेवाएं दें। और इसी के साथ सर आप कुछ कहना चाहेंगे? नौकरी पाने की देखिए जो खुशी है वो शब्दों में सर बयान नहीं की जा सकती है। मुझे लगता है जब आपको नौकरी मिलती है तो ही आपको रियलाइज होता है कि इसकी खुशी क्या है। कई लोगों की आशाएं आपके साथ में जुड़ी हुई हैं। एक नौकरी से कई सारी जिंदगियां जुड़ी होती हैं। मुझे लगता है कई लोगों के चेहरे पे मुस्कान आती है। और नौकरी लगने के बाद नौकरी परिस्थितियां कैसे, सारी चीजें आपकी बदल जाने वाली हैं। आप घर वालों के पैसे पे 50 रुपए वाली चाय भी पिएंगे ना, तो उसका टेस्ट अलग है। लेकिन अगर अपनी नौकरी की, अपने कमाए हुए पैसे जब आप घर वालों को देते हैं, या अपने कमाए पैसे पे अगर आप 5 रुपए के कुल्हड़ वाली चाय भी पिएंगे ना, उसका टेस्ट अलग है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं और हम दोनों को सुनने के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद।